viewers, welcome back to my channel Education Source with Neeta Chauhan. Let's start. As you know, we were doing chapter 2nd of class 7th history, and now we will continue this chapter. Our topic is Pallav dynasty. जैसा कि आप जानते हो कि हम पहले फर्स्ट चैप्टर में हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो नॉर्थ इंडिया में उसने अपना साम्राज्य फैला रखा था। एंड जो नेक्स्ट जो डायनेस्टी जो कि सेकंड चैप्टर है उसमें डायनेस्टी है हमारी चालुक्य वंश, जिसने साउथ इंडिया में अपना साम्राज्य को क्या किया था, फाउंडेशन था वहाँ पर काफ़ी फ्लोरिश किया हुआ था। और इसी चालुक्य डायनेस्टी की शाखाएं थी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि बादामी, कल्याणी और वेंगी, ये तीन इसकी शाखाएं ही थीं। और जो साउथ इंडिया में नेक्स्ट जो डायनेस्टी थी वो थी पल्लव डायनेस्टी। अब हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। द पल्लव डायनेस्टी फ्लोरिस्ड इन द फार साउथ ऑफ इंडिया। भारत के सुदूर दक्षिण में पल्लव राजवंश का जो है फ्लोरिश का मतलब होता है कि विकसित होना, मतलब उत्थान होना, मतलब डेवलप हुआ था। दिस पार्ट ऑफ फार साउथ हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड तमिल प्रदेश। और ये जो दक्षिण का ये जो भाग था इसको तमिल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आफ्टर द फॉल ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी, तो कहने का मतलब ये कि पल्लव डायनेस्टी से पहले जो दक्षिणी भाग था जिसको तमिल प्रदेश कहा गया, उसमें पल्लव डायनेस्टी से पहले सातवाहन डायनेस्टी का साम्राज्य था। और द पल्लव डायनेस्टी टुक कंट्रोल ऑफ द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द किंगडम। तो इसके दक्षिणी पूर्वी भाग पर जो है सातवाहन जो डायनेस्टी थी उसका आधिपत्य था, लेकिन बाद में जो है दक्षिण पूर्वी भाग पर पल्लव वंश ने अपना अधिकार कर लिया एंड मेड कांची देयर कैपिटल, और कांची को अपनी राजधानी बना लिया। वी नो अबाउट द रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी फ्रॉम प्राकृत एंड संस्कृत कॉपर प्लेट्स। कहते हैं कि पल्लव वंश के जो शासक हैं उनकी जो जानकारी मिलती है वो हमें प्राकृत और संस्कृत के कॉपर प्लेट मतलब ताम्रपत्र से, और जो कि प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है उससे हमें पल्लव वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। द ओरिजिन ऑफ पल्लव रूलर्स इज एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम द 3rd सेंचुरी। पल्लव शासकों की जो उत्पत्ति है लगभग 3री सदी से मानी जाती है। शिवकंद वर्मा, विष्णु कोप, etc. were their early rulers, but the period of greatness of Pallavs started from the time of their ruler Singh Vishnu in the last phase of the 6th century. शिव स्कंद वर्मा, विष्णु गोप आदि इनके शुरुआती शासक थे, लेकिन पल्लवों की जो महानता है उन महानता का जो समय रहा है वो 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में, मतलब लास्ट वाला जो फेज़ है उसमें उनके शासक सिंह विष्णु के समय से शुरू हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर दे रखा है डू यू नो द तमिल वर्ड टोंडियर इज़ यूज फॉर पल्लव इन संस्कृत। तमिल शब्द का जो वर्ड है टोंडियर उसको संस्कृत में पल्लव कहा जाता है। तो पल्लव को या तो टोंडियर कह सकते हैं। टोंडियर जो है वो वर्ड एक संस्कृत वर्ड है, अगर उसका मीनिंग निकाले तो वो पल्लव ही होता है। हैंस दिस डायनेस्टी केम टू बी नोन एज द पल्लव। इसी प्रकार ये जो वंश है पल्लव वंश कहलाया। अब पल्लव वंश में कौन कौन से शासक हुए हैं, शासन जो उन्होंने किया है, तो फर्स्ट जो हमारे रूलर हुए हैं वो हुए हैं सिंह विष्णु, जिसका टाइम पीरियड है 575 टू 600 AD तक। सिंह विष्णु वॉज ए ग्रेट रूलर। सिंह विष्णु एक महान शासक थे। उनका जो एक्सटेंडेड का मतलब होता है फैलाना या विस्तार करना, हिज एम्पायर, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कावेरी से कृष्णा नदी तक किया। सिंह विष्णु पैट्रोनाइज्ड का मतलब किसी को सुरक्षा देना या उसके सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाना या फिर संरक्षण करना। लिटरेचर एंड आर्ट, सिंह विष्णु ने साहित्य और कला को संरक्षण दिया। द ग्रेट संस्कृत पोइट भारवी वॉज इन हिज कोर्ट। जो महान कवि हैं संस्कृत के भारवी वो उनके दरबार में ही थे।
and during that time the city of Mahabalipuram had become a center of art. उस उनके समय में, सिंह विष्णु के समय में, जो महाबलीपुरम जो शहर था, तो वो उस समय एक कला का केंद्र स्थान माना गया है। वहाँ पर अलग ही अलग तरह की कलाएं उत्पन्न की गई, या फिर वहाँ पर उन चीज़ों को पैट्रोनाइज किया गया। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अवनी सिंह, और उन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। किसने? जो भारवी हैं, कवि जो जो रहे हैं उन्होंने। ही कॉन्कर्ड चोल मंडलम आफ्टर डिफीटेड द चोलाज, और उसने चोलों को हराकर चोल मंडलम पर अपना अधिकार किया था। नेक्स्ट जो रूलर थे वो हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट। टाइम पीरियड इज 600 to 630 AD तक। आफ्टर सिंह विष्णु, हिज सन महेंद्र वर्मन बिकम द रूलर। सिंह विष्णु के बाद उनका जो बेटा था महेंद्र वर्मन, वो वह शासक बना। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पल्लव्स एंड चालुक्यास बिगेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ महेंद्र। जो सिंह विष्णु है, उनके जो बेटे थे महेंद्र, उनके समय में पल्लव और चालुक्यों में काफ़ी युद्ध शुरू हो गए थे। द सन ऑफ सिंह विष्णु एज बोथ वर ट्राइंग टू एक्सपेंड देयर पावर इन साउथ इंडिया, और जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का प्रसार करना चाह रहे थे, तो इसी चलते उन्होंने उनके आपस में युद्ध हुआ करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम दक्षिण भारत पर अपना अधिकार जमाएं। कौन? चालुक्य और पल्लव दोनों यही चाहते थे कि, क्योंकि पल्लव का तो अधिकार अपने एरिए पे था, लेकिन उन्होंने फिर भी कोशिश की कि हम दक्षिण के पूरे एरिए को अपने अधीन कर लें। The Pallavas, along with the Kadambas, tried to check the expansion of the power of Chalukya ruler Pulkeshi II, जो कि हम, जैसा कि हम जानते हैं, पुलकेशिन सेकंड जो है वो चालुक्य शासक रहा है। तो पल्लवों ने कदम्बों के साथ मिलकर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति के विस्तार को रोकने की कोशिश की। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब यही कारण है कि पुलकेशिन अटैक द पल्लव किंगडम, तो पुलकेशिन प्रथम ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। द पल्लव कैपिटल कांची वो सेव्ड फ्रॉम दिस अटैक। जो लेकिन क्या हुआ कि इस आक्रमण से जो पल्लव की राजधानी कांची थी वो सुरक्षित थी, परंतु पुलकेशिन स्नैच्ड इज नॉर्थर्न प्रोविंस वेंगी। प्रोविंस का मतलब होता है प्रांत। कहते हैं कि जो पल्लव राजधानी कांची थी, उसको तो पल्लव राजधानी कांची को तो सुरक्षित रखा गया, लेकिन पुलकेशिन ने उसके उत्तरी जो प्रांत था, जिसको वेंगी कहा है, उसको छीन लिया था। वेयर द अपॉइंटेड हिज ब्रदर, और वहाँ पर उसने अपॉइंटेड हिज ब्रदर विष्णुवर्धन एज गवर्नर हु स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ द ईस्टर्न चालुक्यास, और उससे क्या किया, छीन कर उस पर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहाँ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, जिसने पूर्वी चालुक्यों के राज्य की स्थापना की। जो नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, महेंद्र वर्मन के बारे में। ही वॉज ए लवर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट। अब इसमें इसके पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं कि महेंद्र वर्मन में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें थी। तो जो महेंद्र वर्मन थे वो साहित्य और कला के प्रेमी थे। ही वॉज ए पोइट एंड सिंगर, वो कवि और गायक भी थे। रोट ए संस्कृत ट्रीटाइज कॉल्ड मतविलास प्रहसन, तो उन्होंने मतविलास प्रहसन नामक एक संस्कृत ग्रंथ भी लिखा था। ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट त्रिचनपल्ली एंड चिंगिलपुट एंड आर्कट वर कर्व्ड आउट ऑन हिल ड्रॉप्स। तो उन्होंने त्रिचनापल्ली, चिंगिलपुट और अर्काट में बहुत से मंदिरों की स्थापना की, जो कि पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। ही बिल्ट ए लेक, उन्होंने झीलों का भी निर्माण करवाया। ही वॉज ए जैन इन द बिगनिंग बट लेटर बिकम सैविती, तो वो शुरू में तो वो जैन नहीं थे, जो जैन धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में वो शैव बन गए थे, मतलब शिव भक्ति में अपने आप को उन्होंने लीन कर लिया था। नेक्स्ट जो हमारे रूलर हैं वो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। टाइम पीरियड इज 630 to 668 AD। महेंद्र वर्मन सन, जो कि नरसिंह वर्मन है, इससे पहले हमने फर्स्ट जो हमारे रूलर थे सिंह विष्णु,
उनके पुत्र थे महेंद्र वर्मन प्रथम, और महेंद्र वर्मन प्रथम है उनके पुत्र थे नरसिंह वर्मन। बिकेम ए ग्रेट रूलर, एक महान शासक थे। ड्यूरिंग हिज टाइम द पल्लव फोर्ट विद द चालुक्याज ऑफ बादामी। तो हमने महेंद्र वर्मन में देखा कि पल्लव जो है वो चालुक्य से लड़ रहे थे, और अब जो है अब भी यहीं पर ऐसा ही है कि नरसिंह वर्मन के समय में भी जो पल्लव थे वो चालुक्य और बादामी से लड़ रहे हैं। द चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकेंड अटैक हिज किंगडम एंड इन 642 AD कैप्चर्ड हिज कैपिटल वातापी। तो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन सेकंड थे, उन्होंने उनके राज्य पर आक्रमण किया और 642 ईस्वी में उनकी जो राजधानी थी वातापी उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इन दीज वार्स पुलकेशिन सेकंड वॉज किल्ड। अब इस युद्ध में क्या हुआ, पुलकेशिन सेकंड मारा गया एंड द पल्लव कैप्चर द साउथर्न पार्ट ऑफ द चालुक्य किंगडम। साउथर्न भी बोल सकते हैं, सदर्न भी बोलते हैं हम इसको। कहते हैं कि इन्हीं युद्ध में पुलकेशिन सेकंड जो है वो मारा गया और पल्लवों ने चालुक्य राज्य की दक्षिणी भाग पर अपना अधिकार कर लिया था। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर रथ मंदिर महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, ये रथ मंदिर है महाबलीपुरम का। आगे देखते हैं नरसिंह वर्मन। जैसा कि हम जानते हैं नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। वीकेंड द पावर ऑफ द चालुक्यास एंड एक्सपेंड हिज एम्पायर अप टू मैसूर। तो नरसिंह वर्मन ने चालुक्यों की शक्ति को कमज़ोर करके मैसूर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, एक्सपेंड कर लिया था, फैला लिया था। आफ्टर दैट, इसके बाद ही डिफीटेड द चोला, चेर एंड पांड्याज रूलर एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फॉर द साउथ वर्ड। एक्सटेंडेड का मतलब भी फैलाना होता है, विस्तार करना होता है। तो उसके बाद उसने चोल, चैर और पांड्य शासकों को भी हरा दिया और दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य को और अधिक एक्सटेंड कर लिया, विस्तार कर लिया। नरसिंह वर्मन बिल्ट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम विच आर नाउ कॉल्ड द रथ टेम्पल ऑफ मामलपुरम। तो नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम, जिसको हम मामलपुरम भी कहते हैं, मंदिरों का निर्माण कराया जो अब मामलापुरम के रथ मंदिर कहलाए जाते हैं। ही आल्सो बिल्ड टेम्पल्स एट त्रिचनापल्ली। उन्होंने त्रिचनापल्ली में भी मंदिर बनवाए। त्रिचनापल्ली एक जगह का नाम है। ड्यूरिंग हिज टाइम द चाइनीज ट्रेवलर हुइनसांग हैड कम टू कांची एंड ही हैज़ डिस्क्राइब्ड इट वेरी वेल। तो उनके समय में किनके समय में, नरसिंह वर्मन के समय में चीनी यात्री हुइनसांग कांची आए और उन्होंने वहाँ का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया। महेंद्र वर्मन सेकंड, सन ऑफ नरसिंह वर्मन, रूल्ड फॉर ओनली 2 years। नरसिंह वर्मन के जो पुत्र थे महेंद्र वर्मन सेकंड, उन्होंने केवल 2 वर्ष तक ही शासन किया। आफ्टर दैट, उसके बाद हिज सन परमेश्वरम वर्मा असेंडेड द थ्रोन। जो असेंडेड का मतलब होता है सिंहासन पर बैठना, मतलब थ्रोन का मतलब सिंहासन और असेंडेड का मतलब उन पर बैठना। तो महेंद्र वर्मन जो हैं 2 साल तक तो उन्होंने सिर्फ शासन किया। उसके बाद उनका जो पुत्र है परमेश्वर वर्धन फर्स्ट, वो सिंहासन पर बैठ गया था। अब नरसिंह वर्मन के बारे में पढ़ेंगे हम। नरसिंह वर्मन सेकंड, क्योंकि अभी इससे पहले हमने नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बारे में पढ़ा, अब हम नरसिंह वर्मन सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। पीस प्रिवेल्ड एट द टाइम ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड, द सन ऑफ परमेश्वर वर्मन। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है, पीस का मतलब शांति, प्रिवेल्ड का मतलब होता है मुख्य, या वहाँ पर प्रबल थी। प्रबल मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट उसके लिए वो चीज़ थी। तो पीस प्रिवेल्ड एट द टाइम ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड। तो नरसिंह वर्मन सेकंड जो थे, तो उनके लिए जो है उनका जो समय रहा है वो काफ़ी शांति का रहा है। देयर वॉज प्रोस्पेरिटी इन द स्टेट ड्यूरिंग हिज टाइम। और उनके समय में राज्य में काफ़ी समृद्धि बढ़ी। ही सेंट हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ द चाइनीज़ एम्पायर। और उन्होंने चीनी सम्राट के दरबार में अपना राजदूत भी भेजा। आफ्टर द डेथ ऑफ नरसिंह वर्मन सेकंड, हिज सन परमेश्वर वर्मन असेंड द थ्रोन। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था परमेश्वर वर्मन सेकंड, वो सिंहासन पर बैठा।
he started fighting again with the Chalukyas in the last phase. उसने अंतिम समय में चालुक्य से दोबारा संघर्ष शुरू कर दिया था. परमेश्वर वर्मन was succeeded by दंती वर्मन, नंदी वर्मन एंड अपराजित who turned out to be weak. और उन्होंने परमेश्वर वर्मन के जो उत्तराधिकारी दंती वर्मन थे और नंदी वर्मन और अपराजित जो भी थे, जो ये सभी के सभी जो थे परमेश्वर वर्मन के ही उत्तराधिकारी हुए हैं, जो कि काफ़ी अयोग्य निकले उस समय पर. इन 1893 AD द चोल रूलर आदित्य फर्स्ट अटैक अपराजित द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड किल्ड हिम. और चोल शासक आदित्य प्रथम जिनने 1893 में इस वंश के अंतिम शासक जो था, जो कि अपराजित था, उस पर आक्रमण करके उसे मार डाला. दिस मार्क द एंड ऑफ द पल्लव एम्पायर. और फिर क्या हुआ, इसके बाद इस पल्लव साम्राज्य का अंत हो गया. यहाँ पर हमें मेन पॉइंट्स दे रखे हैं नरसिंह वर्मन के बारे में. द कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड सेवरल टेम्पल्स वर बिल्ट इन द बैंक ऑफ द महाबलीपुरम. नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कांची के कैलाश नाथ मंदिर और महाबलीपुरम के तट पर अनेक मंदिर बनवाए थे. ही प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी स्कॉलर्स. उन्होंने काफ़ी बड़े विद्वानों को आश्रय भी दिया, मतलब संरक्षण भी किया उन्हें. और स्कॉलर दांडी कंपोज्ड ए पोइटिक बुक कॉल्ड दश कुमार चरित्रम. दश कुमार चरित्रम नामक एक काव्य ग्रंथ है, उसकी रचना भी नरसिंह वर्मन ने ही की थी. अब हम पढ़ेंगे अचीवमेंट ऑफ द पल्लव डायनेस्टी या पल्लव रूलर्स. मतलब जो पल्लव शासक थे उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की, क्या क्या उपलब्धियां की. फर्स्ट जो है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन. The administration system of the Pallav was very similar to that of the Gupta and Maurya empires. जो पल्लवों का शासन व्यवस्था थी वो बहुत ही कुछ गुप्त और मौर्य सम्राटों की शासन व्यवस्था से मेल खाती थी, मतलब उनके ही समान थी. द एम्पेरियर वॉज हेड ऑफ द स्टेट. जो सम्राट होता था वो राज्य का मुखिया या प्रधान होता था. ही हेल्ड हाई टाइटल्स एंड ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट वर कंसंट्रेटेड इन हिम. कंसंट्रेटेड का मतलब है संपूर्ण उस पर केंद्रित करना किसी चीज़ पे. तो कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां अपने आप के लिए रखी हुई थी या धारण कर रखी थी, और राज्य की जो सारी शक्तियां थी वो उसी सम्राट में या साम्राज्य में सम्राट में केंद्रित होती थी. बट द एम्पेरियर वॉज असिस्टेड बाय वेरियस मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट. कहते हैं कि उसके बावजूद सारी शक्तियां तो उनमें केंद्रित होती थी सम्राट में, लेकिन सम्राट की जो सहायता होती थी उनके लिए बहुत सारे मंत्री होते थे और राज्य के बड़े बड़े अधिकारी होते थे उनकी हेल्प करने के लिए. द एंटायर स्टेट वॉज डिवाइडेड इंटू राष्ट्र और विषय एंड कोटम एंड विलेजेस. तो राष्ट्र जो कि हमारे समय में राष्ट्र तो हम जानते ही हैं राष्ट्र किसको कहते हैं, तो संपूर्ण राज्य को एक राष्ट्र कहा जाता है उस टाइम पे. विषय जो होते थे उनको जिला कहा जाता है आज के टाइम पे, और जो उस टाइम पे कोटम कहा जाता था वो आज के टाइम में तहसील कहते हैं. ये सभी चीज़ें ना, गांव भी, ये सारी चीज़ें इन चीज़ों में बटी हुई थी. मतलब मैं आपको दोबारा से कहना चाहूँगी कि संपूर्ण जो राज्य था वो उसको राष्ट्र में, और जो विषय होते थे और जो कोटम होते थे और जो गांव होते थे वो इन्हीं पार्ट्स में डिवाइड होता था उनका. भट्टारक वॉज हिज इम्पोर्टेंट टाइटल. जो भट्टारक नामक जो उपाधि होती थी वो महत्वपूर्ण होती थी उस टाइम पे. रूरल गवर्नेंस हैड ए लॉट ऑफ फ्रीडम इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. उनकी जो शासन व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ग्रामीण शासन को भी काफ़ी स्वतंत्रता मिली हुई थी. एजुकेशन एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉटम जो वर्ड है उसके बारे में बताना चाहूँगी. द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर विच फैल ए ग्रुप ऑफ विलेजेस. तो प्रशासन की एक इकाई होती है जिसके अंतर्गत गांव का एक समूह होता है. तो आज के टाइम में तो उसको हम ब्लॉक कह सकते हैं कि बहुत सारे गांव उसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक जो होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा शिक्षा और साहित्य, लिटरेचर एंड एजुकेशन. There was a lot of literary progress during the time of the Pallav rulers.
पल्लव शासकों के समय में साहित्य ने काफ़ी प्रगति की। द यूनिवर्सिटी ऑफ कांची contributed greatly to this progress। कांची के जो विश्वविद्यालय थे उन्होंने इस प्रगति में काफ़ी सहयोग किया। द पल्लव रूलर्स गेव शेल्टर टू स्कॉलर्स। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान। सम्राट सिंह विष्णु जो थे उन्होंने, जो कि पल्लव शासक थे, उन्होंने विद्वानों को काफ़ी आश्रय दिया। एम्पेरियर सिंह विष्णु हैड इनवाइटेड कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स भारवी टू हिज कोर्ट। सम्राट जो सिंह विष्णु थे उन्होंने अपने समकालीन, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है उसी समय, वो वहाँ पर काफ़ी फेमस कवि रहे हैं, तो वो समकालीन विद्वान भारवी को अपने दरबार में आने के लिए इनविटेशन की दिया। एंड लर्न दांडी हैज़ रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेज इन हिज किंगडम। और विद्वान दंडी को उसके राज्य में राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था इसी समय पे। एम्पेरियर यहाँ पर है अपार्ट फ्रॉम संस्कृत, अपार्ट फ्रॉम संस्कृत तमिल लिटरेचर आल्सो प्रोग्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पल्लव रूलर्स। जो पल्लव शासक थे उनके समय में संस्कृत के अलावा तमिल साहित्य की भी काफ़ी उस टाइम पे प्रगति हुई थी। द बुक कुराल इन तमिल वॉज रिटन इन दिस पीरियड। जो कुराल, तमिल की जो कुरल नामक ग्रंथ है वो भी इसी काल में लिखा गया था। रेगुलर recitation of महाभारता was arranged by the पल्लव in a pavilion near कांची। पल्लवों के द्वारा कांची के जो पास एक मंडप होता था उसमें महाभारत के रोजाना पाठ का प्रबंध करवाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा रिलीजन, मतलब धर्म। द पल्लव रूलर वर फॉलोवर्स ऑफ हिंदुइज्म। पल्लव शासक जो हैं हिंदू धर्म को मानने वाले थे। They performed various yagna and venerated the ideals of Hindu deities like Vishnu, Shiv, Brahma, Lakshmi, etc. in the temples। तो यहाँ पर वेनिरेट का मतलब है, वेनिरेट का मतलब होता है सम्मान देना। तो जो पल्लव शासक थे वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ और विष्णु, शिव, ब्रह्मा और लक्ष्मी आदि हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति को मंदिरों में प्रतिष्ठित करवाया, मतलब सम्मानित करवाया। दे पैट्रोनाइज्ड संस्कृत लिटरेचर एंड हिंदुइज्म। उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया। The University of Kanchi was a major center of South Indian culture, and the city of Kanchi itself was one of the 7 pilgrimage होता है तीर्थ स्थान, cities of the Hinduism। कांची का जो विश्वविद्यालय है वो दक्षिण भारतीय संस्कृत का एक प्रमुख केंद्र था, और जो कांची खुद एक नगर, हिंदुओं के 7 तीर्थ नगरों में से एक प्रमुख नगर था। पल्लव रूलर वर रिलीजियसली लिबरल। जो पल्लव शासक थे वो धार्मिक दृष्टि से काफ़ी उदार थे। देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वॉज टॉलरेंट। वो लोग जैन और बौद्ध धर्म के प्रति उनका व्यवहार जो था बहुत ही कह सकते हैं आप, उनको पैट्रोनाइज का मतलब उसके सम्मान रखते थे उनके प्रति। उन सभी धर्मों के मानने वाले थे, तो उन सभी को वो सोचते थे जिस प्रकार से हमारा धर्म है उसी प्रकार से दूसरे धर्म को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि वो अपने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखते थे। शैविज्म एंड वैष्णव लिटरेचर प्रोग्रेस ड्यूरिंग देयर टाइम। जो उनके समय में शैव और वैष्णव जो साहित्य था उसने भी काफ़ी डेवलप्ड किया, प्रोग्रेस किया, मतलब प्रगति की। दे आल्सो पैट्रोनाइज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स, कला एवं वास्तुकला। इन द फार साउथ मतलब साउथ का बहुत बड़ा एरिया,
stone architecture was introduced by the Pallav ruler, and under their patronage, many temples were built by cutting the mountain rocks, in which the idol of Vishnu, Shiva, Brahma, and other Hindu gods and goddess were enshrined. एनरिस्ट का मतलब भी होता है वहाँ पर उनको संरक्षण प्रदान करना या सम्मान प्रदान करना। दक्षिण के बहुत बड़े भाग में पाषाण वास्तुकला की शुरुआत हुई। पल्लव शासकों ने ही की थी शुरुआत भी, और उनके संरक्षण में बहुत ज़्यादा मात्रा में मंदिर जो कि पहाड़ों की चट्टानों को काट कर बनवाए गए थे, जिनमें विष्णु, शिव, ब्रह्मा और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ वहाँ पर प्रतिष्ठित की गई थी। The Shiv temple at Mamalpuram, the temple of the five Pandavas, and the Varha temple are the best example of the art of this period. तो कहते हैं कि मामलपुरम के शिव मंदिर, पांच पांडवों का मंदिर और वरहा मंदिर इस समय की कला के सबसे अच्छे उदाहरण रहे हैं। ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग वर मेड इन दैम, उनमें सुंदर मूर्तियां और बहुत सुंदर चित्र बनवाए गए हैं। Ideals of Trimurti, Ganga descending, Durga, Varha, and the ideals of five Pandavas are very beautiful. तो ये कहते हैं कि जो सुंदर मूर्ति और चित्र बनवाए गए हैं उनमें त्रिमूर्ति, गंगा अवतरण की मूर्ति, गंगा डिसेंडिंग मतलब अवतरण, मतलब गंगा के ऊपर से नीचे की तरफ जो बहाव दिखाया गया है, फ्लो दिखाया है, उस तरह की मूर्ति, और दुर्गा मूर्ति, वराह की मूर्ति, पांच पांडवों की मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर उसमें डिपिक्टेड की गई हैं, चित्रित की गई हैं। द पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स आर डिपिक्टेड वेरी विविडली हियर। कहते हैं कि यहाँ पर जो देवी देवताएं और पशु पक्षियों के जो चित्र दिखाए गए हैं बहुत ही सजीवता से चित्रण किया गया है। विविडली का मतलब है बहुत ही सजीव, विविडली का मतलब कह सकती हूँ मैं, आपकी डिटेल में बता देती हूँ मैं। विविडली का मतलब होता है प्रकाशित करना। तो यहाँ पर जो है ये सारे जो चित्र बनाए गए हैं देवी देवताओं के, तो काफ़ी सजीवता से उनको प्रकाशित किया गया है, दिखाया गया है। Therefore, the art and architecture of the Pallav period are undoubtedly a shining chapter in the history of Indian art. कहते हैं कि अगर हम कहें पल्लव काल को, तो पल्लव जो काल है उसकी जो कला है, उसकी जो वास्तुकला है, वो भारतीय कला के इतिहास में एक प्रकाश में एक चैप्टर है, मतलब इतना हाईलाइटेड चैप्टर है कि उन्होंने ही इन चीज़ों को हमारे आगे एक आर्ट, एक कला जो है उसको एक उजागर किया है एक स्किल के रूप में। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब सामाजिक और आर्थिक स्थिति। देयर वॉज ए वर्ण सिस्टम इन द पल्लव पीरियड, पल्लव काल में वर्ण व्यवस्था थी। देयर वॉज ए डिवीजन ऑफ वर्क, कहते हैं कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण सिस्टम, कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो थी वो आधार, उसका जो आधार था वो केवल कार्य था, काम। जैसे लोग जिस प्रकार का कार्य करते थे उनका वर्ण उनके काम के अनुसार उन्हें बता दिया जाता था। फ्यूडल सिस्टम वॉज प्रीवेलेंट, फ्यूडल का मतलब होता है सामंत व्यवस्था का प्रचलन था उस समय पर। प्रीवेलेंट का मतलब होता है प्रचलन, मतलब प्रचलित होता, मतलब ऐसा रोज़गार उनके लाइफ में इस तरह की बातें होती रहती थी कि जो फ्यूडल थे, जो सामंत थे, उनके जीवन में एक मुख्य कार्य होता था। मोस्ट ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स हैड राइट्स ओवर एग्रीकल्चर लैंड। सामंत क्या होते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो सामंत होते थे उनका जो कृषि भूमि पर अधिकतर जो है उन्हीं का ही अधिकार होता था, मतलब क्योंकि उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी तो उनको सामंत कहा जाता था, मालिक होते थे वो। ऑल क्लासेस वर जनरली एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चरल सिस्टम, एसोसिएटेड का मतलब होता है संबंधित, और एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित जो यंत्र या वो कहते हैं ना व्यवस्था, वो। तो कहते हैं कि जो सभी वर्ग होते थे सामान्य रूप से कृषि व्यवस्था से जुड़े हुए होते थे। तो आप कह सकते हो सारे के सारे जो वर्ग उस टाइम पे होते थे वो सभी कृषि का कार्य ही करते थे। ट्रेड आल्सो फ्लोरिस्ड, फ्लोरिस्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, उन्नत करना, संपन्न था।
तो उस वक्त व्यापार काफ़ी उन्नति कर रहा था। कॉटन, जैगरी, प्रीशियस वुड, हॉट स्पाइसेस एक्सेट्रा वर ट्रेड। तो कॉटन का मीन आप जानते हो, कपास, गुड़, बहुमूल्य लकड़ियाँ, हॉट स्पाइसेस मतलब गरम मसाला एक्सेट्रा वर ट्रेड मतलब व्यापार होता था इन सभी का। फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर द पल्लव रूलर्स बिल्ट कैनाल, लेक्स एंड पॉन्ड्स। कहते हैं कि कृषि की उन्नति के लिए जो पल्लव शासक हैं उन्होंने नहरों और झीलों और तालाबों का निर्माण कराया। 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर लेविड फॉर द इनकम ऑफ द स्टेट। और राज्य की आय के लिए लगभग 18 तरह के कर लगाए गए थे। लेविड का मतलब लागू करना, और वो इसलिए लगाए गए थे ताकि राज्य में इनकम मतलब इनकम जो है वो बढ़े, आय बढ़े, इसलिए। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है, जो कि हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर है पल्लव वंश का समाप्त होता है, एंड होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको वीडियो को सेव करके और रख सकते हो, आगे भी काम आएगी। और ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।